हेलो। अरे भाई कल से जिम चलना था ना। हाँ चलना है। भाई अभी तक सो रहा है यार, 12 बज गए हैं। हाँ, 12 बज गए। कल आ जाऊंगा भाई। साले बस एक दिन में हो गई तेरी मोटिवेशन कल खत्म। आ जाऊंगा भाई, कल से पक्का यार। क्या यार तेरे रोज के अरे बहाने हो कल गए आऊंगा ना यार। यार, कल से आऊंगा मैं। हाँ। नो शुगर। यार जिम तो कल से ही जाना है ना, आज से डाइट किए क्या ही फायदा। छोड़ यार। गो फॉर रनिंग। यार जॉगिंग पे जाना था, मैं जूते ऑर्डर किए थे ना। कब आ रहे हैं यार, ये तो कल डिलीवर हो रहे हैं। चलो कल ही जिम जाना है, कल ही रनिंग पे चला जाऊंगा। सही है। अब होगा कम बैक। क्या यार रिया, हम आज मिलने वाले थे ना, फिर अब कल क्यों? यार मेरी तबीयत ठीक नहीं है थोड़ी। मैं अभी निकल रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ से निकल रहा हूँ, मैं पहुँच रहा हूँ। पर तुम्हारे पास तो तुम्हारी बाइक ही नहीं है, वो तो दोस्त लेके गया हुआ है। अरे कितनी दूर है यार तुम्हारा घर, पैदल आ जाऊंगा, कितनी देर लगेगी मेरे को आने में। एक सेकंड होल्ड रखना यार, मोंटी का कॉल आ रहा है। हाँ मोंटी। भाई यार पक्का यार, अगली साल ना, अगली साल होगा अपना कमबैक। तू क्यों टेंशन ले रहा है यार, कल से जिम आऊंगा मैं 100% यार। हाँ हाँ हाँ। ये सिर्फ कुणाल की नहीं बल्कि इस वीडियो को देखने वाले हर 4 में से एक इंसान की कहानी है। इनफैक्ट कॉलेज स्टूडेंट्स की बात करूं तो लगभग 80 से 95% स्टूडेंट्स प्रोकास्टिनेट करते हैं। इवन चीजों को कल पर टालने में फीमेल्स मेल से भी आगे हैं, क्योंकि एक सर्वे में खुद 70% लोगों ने कहा है कि प्रोकास्टिनेशन की वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी घटी है और दूसरी तरफ उनका स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ते चले गए हैं। खुद गूगल पे हर महीने सिर्फ प्रोकास्टिनेशन वर्ड 1,35,000 बार सर्च किया जाता है। मतलब लोगों को सच में ये जानना तो है कि कैसे चीजों को कल पर ना टाला जाए, पर उसके लिए क्या किया जाए ये पता नहीं। और यही रीजन है कि लगभग हर 2 में से एक इंसान न्यू ईयर रेजोल्यूशंस तो बनाता है, पर सरप्राइजिंगली उनमें से सिर्फ 8 से 10% लोग ही एक्चुअल में ईयर एंड तक अपने गोल्स को अचीव कर पाते हैं। बाकी लोग तो बस ये कह रहे होते हैं कि अरे अभी तो नया साल आया था, अरे साल बीत गया पता ही नहीं चला, अब ना अगले साल होगा मेरा कमबैक। तो इस साल भी बहुत लोगों ने बहुत कुछ सोचा होगा। डेफिनेटली आपने भी खुद से कुछ प्रॉमिसेस किए होंगे, पर अगर एक्शन वैसा नहीं हो रहा, रिजल्ट्स वैसे नहीं आ रहे, तो आपको पता होना चाहिए कि अगली बार जब आप चीजों को कल पे टाल रहे होगे तो क्या करना है, इस प्रोकास्टिनेशन से कैसे बचना है, क्या स्टेप्स लेने हैं। तो फिर आप भी उन 8 से 10% लोगों में शामिल हो जाओगे और इस सच में कह पाओगे कमबैक। इस वीडियो के लिए जब मैंने और मेरी टीम ने रिसर्च करी तो हमारे सामने आई 4 पर्सनैलिटीज ऑफ प्रोकास्टिनेशन, जिससे पता चला कि हर इंसान का चीजों को कल पर टालने का जो रीजन है वो सेम नहीं होता। इसलिए आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि किस वजह से आप चीजों को कल पर टालते हो, या फिर ऐसे बोलूं कि आप किस तरह के प्रोकास्टिनेटर हो। इस चीज को जानने के बाद हम देखेंगे कि आखिर काम को आज ना करने पे आपकी बॉडी, आपकी लाइफ और आपके रिलेशंस पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। और उसके बाद मैं आपको देने वाला हूं 4 स्टेप मैट्रिक्स, जिसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो 21 डेज में आपका ब्रेन खुद आपको चीजें कल पर टालने ही नहीं देगा। तो शुरू करते हैं ये जानने से कि आप किस तरह के प्रोकास्टिनेटर हो। आज से कई साल पहले तक साइकोलॉजिस्ट को लगता था कि प्रोकास्टिनेशन का जो मतलब है वो है सही वक्त पर जरूरी काम को ना कर पाना। हो सकता है आपको भी ऐसा लगता हो, पर अभी बीबीसी वर्क लाइफ का एक आर्टिकल सामने आया कि रीसेंट साइकोलॉजिकल रिसर्च के अकॉर्डिंग
चीजों को कल पर टालने के पीछे हमारा खराब टाइम मैनेजमेंट होता ही नहीं है। क्योंकि अगर सच में इशू टाइम को मैनेज करने का होता तो हम सब डेली रिमाइंडर्स यूज करके, टू डू लिस्ट करके या कैलेंडर्स यूज करके हर काम को परफेक्ट टाइम पे कर लेते। इस प्रोकास्टिनेशन के पीछे का जो रियल रीजन होता है वो टाइम मैनेजमेंट नहीं, इमोशनल मैनेजमेंट होता है। हर कोई अपने किसी ना किसी इमोशन की वजह से अपने काम को टालता चला जाता है और इसी के बेस पे बनती हैं 4 पर्सनैलिटीज ऑफ प्रोकास्टिनेटर्स, जिसमें से फर्स्ट है द ओवरथिंकर्स। आपको मनी हीस्ट याद है? तो अब क्या तुम्हें 250 करोड़ यूरो की कनक सुनाई दे रही है? उसका एक सेंट्रल कैरेक्टर था प्रोफेसर, यानी कि सर्जियो मार्कीना। उसकी अनइमेजिनेबल थिंकिंग एबिलिटी, हर सिचुएशन को अलग अलग डायरेक्शन, पॉसिबिलिटीज, प्रॉस कॉन्स के बारे में सोचकर एक फाइनल डिसीजन लेना। ये पूरी वेब सीरीज सबसे ज्यादा पॉपुलर ही उसके मास्टरमाइंड की वजह से हुई थी। एक लाइन में बोलूं तो प्रोफेसर को एक एक्सट्रीमली लॉजिकल और स्ट्रेटेजिक पर्सनैलिटी की तरह दिखाया गया था। अब कमाल की बात पता है क्या है? कि प्रोफेसर का वो दिमाग हर इंसान के पास होता है। हम सबका ब्रेन भी उसकी तरह किसी भी सिचुएशन को मल्टी डायरेक्शन से देखता है, मतलब एक्सट्रीम डीप थिंकिंग। पर प्रॉब्लम तब जनरेट होती है जब हम डिसीजन ही नहीं ले पाते, इस डर में कि हमें पता ही नहीं है डिसीजन सही होगा या नहीं होगा, कुछ अगर गलत हो गया तो, अगर मेरा काम नहीं बना तो। और यही टाइम होता है जब डीप थिंकिंग बदलती है ओवर थिंकिंग में और बननी शुरू होती है फर्स्ट पर्सनैलिटी, ओवर थिंकर, प्रोकास्टिनेटर, जिसका सबसे टफ पार्ट यह है कि आपका दिमाग काम करने को मना नहीं करता, बस उसे करने को लेकर फाइनल डिसीजन नहीं ले पाता। जैसे जब कोई बिजनेस आइडिया आता है तो दिमाग सोचना शुरू करता है कि हाँ, इसके लिए सबसे पहले रिसर्च करना जरूरी होगा, थोड़ी इन्वेस्टमेंट लगेगी, लेकिन अगर आइडिया वर्क ही नहीं करा तो, अगर मेरा पैसा डूब गया तो। जिम ज्वाइन करना होता है लेकिन दिमाग में आता है पहले प्रॉपर प्लान बना लेता हूँ, अभी तो डाइट और प्रोटीन के लिए पैसे ही नहीं है, जब सैलरी आएगी ना तब शुरू करना सही रहेगा। इसी तरह से कंटेंट बनाना स्टार्ट करना है लेकिन पहले परफेक्ट कैमरा एंगल सोच लेता हूं, प्रॉपर इक्विपमेंट्स लूंगा फिर शुरू करूंगा। कहीं इन्वेस्टमेंट करना है लेकिन सोचते रहते हैं कि मार्केट को थोड़ा समझ लेता हूं, सही म्यूचुअल फंड पता कर लेता हूं, लोगों से पूछ लेता हूं। अगर आपको ये सब जाना पहचाना लग रहा है, अपने थॉट्स से सिमिलर लग रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली यही आपकी प्रोकास्टिनेशन पर्सनैलिटी। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, आप डिसीजन तो ले लेते हो, दिक्कत कहीं और है, तो अभी 3 पर्सनैलिटीज आना बाकी है। नेक्स्ट प्रोकास्टिनेशन पर्सनैलिटी है डोपामिन गाइडर्स। सोचो संडे का दिन है, आप सुबह सुबह उठे हो, मस्त चाय पीने जा रहे हो कि अचानक से मम्मी आकर कहती हैं कि मौसी जी को ना स्टेशन से लेके आ जा। आपका क्या रिएक्शन होगा? मोस्टली लोग यही कहेंगे, यार अभी तो उठा हूं, किसी और को भेज देता ना, मेरा मन नहीं है। अब एक सेकंड के लिए ना इसी सिचुएशन को थोड़ा स्विच करते हैं। सुबह भी वही है, दिन भी संडे का है, बस आपके पास मम्मी की जगह गर्लफ्रेंड का कॉल आता है और वो कहती हैं कि यार मुझे स्टेशन से पिक कर लोगे और घर तक ड्रॉप कर दो। अब आपका क्या रिएक्शन होगा? एक्साइटेड, एनर्जेटिक, हैप्पी? यही है डोपामिन गाइडेड प्रोकास्टिनेशन। मतलब वो लोग जो काम तब करते हैं जब उसमें उन्हें डोपामिन मिल रहा होता है, मतलब सेटिस्फैक्शन या खुशी नजर आ रही होती है। सिंपल बोलूं तो वो लोग जो अपने कामों को एक फीलिंग मीटर से नापते हैं। अगर मन है तो काम अब भी होगा, जिस चीज में इंटरेस्ट है वो उसी वक्त होगा, पूरी फोकस के साथ होगा, प्रोडक्टिविटी के साथ होगा। और अगर मन नहीं है, कल करते हैं यार, बाद में करते हैं यार, रुक जाते हैं यार। फैक्चुअली भी ना हम अपने 90 to 95% डिसीजंस इमोशनली लेते हैं और उनमें से ज्यादातर वो इमोशंस होते हैं जो हमें प्लेजर या कंफर्ट दे। जैसे अगर मम्मी बोले कि किचन में जाकर रोटी दाल सब्जी खा लो, तो आपका जवाब होगा रहने दो यार, थोड़ी देर में खा लेता हूँ। पर हो सकता है आपके फ्रेंड का कॉल आए और वो कहे चल एक प्लेट मोमोज खा के आते हैं ना, तो आपके अंदर तुरंत एनर्जी आ जाएगी। और अगर ऊपर से वो कहते कि भाई पैसे तो मैं दूंगा, फिर तो भाई ठक 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 मोमोज के लिए आप कई किलोमीटर दूर तक चले जाओगे। एक लाइन में बोलूं तो जब किसी का डोपामिन ड्राइविंग सीट पर हो और डिसिप्लिन पीछे पैसेंजर्स की तरह बैठा हो, तब बननी शुरू होती है ये पर्सनालिटी, डोपामिन गाइडेड प्रोकास्टिनेटर्स। वो लोग जो हर चीज को मन के तराजू पर नापते हैं। पर अब ऐसा नहीं है कि सभी ऐसे होते हैं, क्योंकि सोचो कई बार ऐसा भी तो होता है कि आपका बाहर जाकर दोस्तों के साथ मजे करने का मन तो है, पर फिर भी आप मना कर देते हो कि छोड़ यार, कल आऊंगा, किसी और दिन। और ये होते हैं थर्ड टाइप ऑफ प्रोकास्टिनेटर्स, द स्लॉथ बियर्ड। बहुत पहले ना मैंने एक जोक सुना था। एक बंदा कई महीनों से घर से बाहर नहीं निकला होता, उसकी दाढ़ी है ना वो मुंह से सीने तक आ जाती है, और उसकी बीवी की रिपीटेड डांट के बाद फाइनली वो अपनी दाढ़ी को ट्रिम करवाने के लिए सैलून पहुंचता है। वेट करने के बाद उसकी बारी आती है और जब वो चेयर पे बैठता है तो बैठते ही बार बार पूछता है कि बताओ क्या करना है। तो बंदा कहता है दाढ़ी ट्रिम करनी है।
बार्बर ट्रिमर लेके आता है और कहता है कि चलो सर ऊपर करो, तो भाई साहब कहते हैं यार चलो बाल ही काट दो, क्या ही सर ऊपर करूं। यही डेफिनेशन है स्लॉथ बियर की। मतलब वो लोग जो काम को लेकर डिसीजन तो बना लेते हैं कि हाँ यार ये करना है, अंदर से मन भी होता है, पर आलस के चलते काम नहीं करते। सुबह जल्दी उठना तो है, अलार्म लगाकर नींद से जग भी जाते हैं, उठ जाते हैं, पर आलस की वजह से बेड से उठ ही नहीं पाते। सोचा था संडे को ना इतने काम करने हैं, पर संडे आते वो काम याद भी आ जाते हैं, फिर भी आलस। और ऐसे डेली के पता नहीं कितने काम और सिचुएशन होते हैं जो बस इसलिए पोस्टपोन करते हैं क्योंकि आलस आ रहा होता है। अब लेजीनेस तो एक कॉमन वर्ड है, इसकी बात तो कई लोग करते हैं। आपने खुद भी पता नहीं कितनी बार सुना होगा ये कि आलस नहीं करना चाहिए। इस आलस के पीछे ना बायोलॉजिकल रीजन भी होता है, न्यूरोलॉजिकल रीजन भी होता है। बायोलॉजिकल रीजन मतलब हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की, विटामिन की कमी भी हो सकती है कि माइंड तो करना चाह रहा है पर बॉडी सपोर्ट ही नहीं कर रही, या फिर डाइट ऐसी है, इस तरह का खाना खा रहे हैं कि बॉडी डाइजेशन में इतना बिजी है कि उसके पास एनर्जी ही नहीं है काम करने की। और न्यूरोलॉजिकल रीजन ये हो सकता है कि अपने ब्रेन के प्री फ्रंटल कोर्टेक्स को कम यूज करना। इजी लैंग्वेज में बोलूं तो ब्रेन का वो पार्ट कम यूज करना जो डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, लॉजिक और एक्शन के लिए काम करता है। जब हम डेली लाइफ में कम डिसीजन लेते हैं, कम प्लानिंग करते हैं, लॉजिक का कम यूज करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे एक्शंस की डिजायर को कम करने लग जाता है। जिस पार्ट को यूज नहीं कर रहे उस पार्ट का रोल कम हो जाता है। पर हो सकता है कि आप आलसी ना हो, मे बी आप बहुत ओवरथिंक भी ना करते हो और ठीक ठाक डेली रूटीन भी फॉलो कर लेते हो, फिर भी चीजों को कल पर टालने से रोक नहीं पाते। तो इसका रीजन हो सकता है फोर्थ टाइप, द कंपेनियन सीकर। आपने रिसेंटली एयरपॉड्स कौन से लिए थे? जो भी होंगे अच्छे ही होंगे, पर कभी ऐसा हुआ है कि दोनों एयरपॉड्स लगाए और अचानक से कोई एक कहीं गिर गया, टूट गया या खो गया? ज्यादातर लोगों के साथ ये हुआ होता है। और उसके बाद जब हम सिर्फ एक एयरपॉड से सॉन्ग सुनते हैं तो वो पूरी फीलिंग मर जाती है। इसलिए कई लोग या तो उसको यूज करना ही कम कर देते हैं या फिर दोबारा पैसे खर्च के नए एयरपॉड्स ले लेते हैं। एग्जैक्टली यही सेम साइकोलॉजी वर्क करती है कई लोगों के साथ जब उनकी काम करने की बारी आती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को घर में मदर ने बोला कि जाकर ना कुछ सामान लेकर आ जा, तो आलस आ रहा है, टाल रहे हैं, क्या ले आऊंगा, शाम को ले आऊंगा, बाद को ले आऊंगा। लेकिन अगर साथ में कोई दोस्त मिल जाए जाने के लिए तो आप वही सामान कितनी भी दूर हो, भरी दोपहर हो, जाकर ले आओगे। बेशक ये गलत नहीं है, लेकिन जब टाइम के साथ साथ कुछ भी करने के लिए आप लोगों पर डिपेंड होने लग जाते हो, दिक्कत तब शुरू होती है। क्योंकि डिपेंडेंसी का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट होता है डिले। आपको जिम तो जाना होता है पर कोई दोस्त नहीं मिल रहा, इसलिए ज्वाइन नहीं कर रहे, या ज्वाइन कर भी लिया पर जा नहीं रहे क्योंकि जिसने साथ जाना था उसने मना कर दिया। कोई इन्वेस्टमेंट शुरू तो करनी है, पर अगर कोई साथ में उसी जगह इन्वेस्ट कर रहा होगा तो करना मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। इस केस में ना प्रॉब्लम ये नहीं है कि अकेले हैं, प्रॉब्लम है कि हमारा सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या बन रहा है। जो कंपैरिजन सीकर्स होते हैं ना, धीरे धीरे नेचुरली वो आउटर पुश पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। मतलब कि कुछ बाहर से होगा तो ही काम होगा, किसी का साथ होगा तो मैं काम कर लूंगा, किसी का प्रेशर होगा तो काम कर लूंगा, किसी की एक्सपेक्टेशन की वजह से काम हो जाएगा, या बस किसी से कंपैरिजन हो रहा है ना उसकी वजह से काम करना शुरू कर देते हैं। मतलब हम तब तक एक्शन नहीं लेते जब तक कोई आउटर पुश नहीं है, कोई बाहर का इंसान, बाहर के लोगों की वजह से अफेक्ट नहीं हो रहे। तो ये थी वो चारों पर्सनालिटीज ऑफ प्रोक्रास्टिनेटर्स, जिसमें से अभी तक आपने चूज कर ही लिया होगा कि आप कौन से हो, आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स सबसे ज्यादा किससे मिलती है। ओवर थिंकिंग की वजह से टालते हो कि लेजीनेस की वजह से टालते हो? किसी दूसरे का साथ चाहिए होता है इसलिए काम रोकते हो कि मूड पर डिपेंडेंट हो, डोपामिन, खुशी पर डिपेंडेंट हो इसलिए टालते हो सकता है आप बहुत ज्यादा किसी एक पर्सनालिटी से रिलेट कर रहे हो और थोड़ा थोड़ा किसी और पर्सनालिटी से, अलग अलग पर्सनालिटी से भी रिलेट कर रहे हो, लेकिन आपको अपने बारे में कुछ क्लैरिटी जरूर मिली होगी। तो अब चाहो तो आप डायरेक्टली वीडियो के थर्ड सेक्शन पे जा सकते हो, सीधा सोल्यूशन पार्ट पे जा सकते हो। पर जैसे किसी बीमारी को तब तक ठीक नहीं कर सकते जब तक ये नहीं पता होता कि एग्जैक्टली वो बीमारी कहाँ पे अफेक्ट कर रही है, वैसे अच्छा होगा अगर आप ये समझो, आपके लिए समझना जरूरी है कि आपकी प्रोक्रास्टिनेशन पर्सनैलिटी लाइफ के किस एरिया को सबसे ज्यादा बर्बाद कर रही है, सो दैट आप अपना फोकस एग्जैक्टली वहीं पे लगा पाओ जहां पे जरूरत है। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको ये तीनों इंपैक्ट्स भी जानने चाहिए। तो चलते हैं सेक्शन 2 में और समझते हैं 3 क्रॉनिक इंपैक्ट्स ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन। सोचो कि आपको 12th के कई साल हो गए हैं और आज आप फाइनली कोई ठीक ठाक सी जॉब कर रहे हो। आपके अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में सारी चीजें सही चल रही है, पर एक दिन कोइंसिडेंटली आप अपने एक पुराने दोस्त से मिलते हो।
वो दोस्त जो 12th में आपके साथ पढ़ता था, वो एक एवरेज स्टूडेंट ही था आपकी तरह। पर सडनली जब आप उससे बात कर रहे होते हो तब रियलाइज होता है कि यार ये तो मुझसे ज्यादा कमा रहा है, और सिर्फ कमा ही नहीं रहा बल्कि ज्यादा अच्छी लाइफ जी रहा है। दिखने में भी ये और बेटर हो गया, फैमिली में भी ज्यादा खुशी है। ये रियलाइजेशन और बड़ी हो जाती है जब ये दिमाग में आता है कि यार पहले तो ये मेरे से भी बेकार था, मैं खुद इससे बेटर था। बेशक आप भी अपनी लाइफ में अभी तक ठीक ठाक कर रहे थे, पर आज इस एक्सपीरियंस के बाद समझ में आता है कि कुछ तो मैंने गलत किया है। और ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है इसके पीछे का रीजन होता है प्रोकास्टिनेशन। आपके उस दोस्त ने या आपकी एज का कोई भी दूसरा इंसान अगर आपसे बेटर है, उसने कुछ नया नहीं किया सिवाय एक चीज के, एक्शन। जरूरी नहीं है कि वो इंसान या बाकी सब आपसे बेटर हैं, लेकिन जो भी लोग आपको खुद से बेटर लग रहे हैं ना, उन्होंने आपके कंपैरिजन में एक्शन थोड़े ज्यादा लिए हैं, उन्होंने प्रोकास्टिनेशन कम करी है। यही फर्क होता है, और यहीं पे रियलाइज होता है प्रोकास्टिनेशन का पहला इंपैक्ट, लूजिंग बिहाइंड। आपको समझ आता है कि मैं पीछे छूट चुका हूं, और देखते देखते इस रियलाइजेशन की थिंकिंग ओवर थिंकिंग में बदलती है। आपको लेफ्ट आउट फील होता है, आप खुद को वीक फील कराने लग जाते हो, जो इवेंचुअली बनाता है सेकंड इंपैक्ट ऑफ प्रोकास्टिनेशन, रोटन इमोशनल स्टेट। कभी ऐसा हुआ है कि आप घर पर कुछ बढ़िया से फ्रूट्स लाए हो, जैसे कि मैंगोज, एप्पल्स, बनानास, ग्रेप्स। एक दो खाकर आपने सोचा कि चलो बाकी ना मैं बाद में खाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये बाद का टाइम धीरे धीरे बढ़ता चला गया, और इतना कि कुछ दिन बाद आपको घर में एक अजीब सी स्मेल फील होती है। बहुत टाइम तक रखे रहने की वजह से वो फल सड़ चुके होते हैं। यही सेम प्रोसेस होता है हमारे ब्रेन के साथ। जब आपके करना है, ये करना है, वो करना है वाले थॉट्स यूज हुए बिना बस पड़े रहते हैं, तब काम ना सिर्फ पेंडिंग नहीं रहता बल्कि दिमाग के अंदर कुछ और शुरू हो जाता है। क्या शुरू होता है? जब हम कुछ करने का डिसीजन लेते हैं तो ब्रेन में क्या होता है? पॉजिटिव इमोशंस होते हैं, कॉन्फिडेंस, एक्साइटमेंट, ब्रीफ, क्लैरिटी। पर जितना ज्यादा हम वो काम टालते जाते हैं, ये फ्रेश इमोशंस ना एक तरह से सड़ने लग जाते हैं। रिलेट कर पाओगे, आप समझ पाओगे क्या होता है? याद करो, कॉन्फिडेंस धीरे धीरे डाउट बन जाता है, क्लैरिटी कंफ्यूजन में बदल जाती है, जो एक्साइटमेंट होती है वो प्रेशर में कन्वर्ट होने लग जाती है, और हमारे बिलीव्स वही हमारी वीकनेस बनने लग जाते हैं। और फिर हमें लगने लग जाता है कि हमारी वर्थ ना धीरे धीरे गिर रही है। देखो, जितना ज्यादा आप काम को टालते हो उतनी तेज ना आपके अंदर की वो आवाज हो जाती है कि मुझसे नहीं हो रहा, क्योंकि जाने अनजाने में ही आपने अपने दिमाग के पॉजिटिव इमोशंस को उन फ्रूट्स की तरह सड़ा दिया होता है। पड़े पड़े सड़ गए। क्या होती है अंदर की आवाज? शायद मैं ना इन चीजों के लिए उतना कैपेबल ही नहीं हूं, शायद मैं ही प्रॉब्लम हूं, शायद मैं डिजर्व ही नहीं करता, शायद मेरे बस की ही नहीं। पर अगर मैं आपको बोलूं कि प्रोकास्टिनेशन का जो तीसरा इंपैक्ट है ना, वो इन दोनों से भी ज्यादा डीप और डिस्ट्रक्टिव है। वो सिर्फ काम और इमोशंस नहीं बल्कि आपकी आइडेंटिटी को टच करता है, और वो है डायरेक्शन लॉस्ट। सोचो आप बाइक चला रहे हो, गूगल मैप ऑन है और डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए अभी एक राइट टर्न लेना है, लेकिन ठीक टर्न के वक्त आप देखते हो कि यहाँ ट्रैफिक बहुत ज्यादा और पीछे से हॉर्न भी बहुत ज्यादा है, और मैप पर थोड़ी आगे एक और टर्न दिखा रहा है। तो आप कहते हो कि यार तो आगे से टर्न ले लेते हैं। अब जब अगले टर्न की बारी आती है तब आप देखते हो कि अरे मेरी बाइक में तो पेट्रोल कम है, और आपको लगता है कि मैप पर आगे ना एक पेट्रोल पंप भी दिख रहा है, तो मैं वहीं से टर्न ले लूंगा, और फिर से एक टर्न आप मिस कर देते हो। फिर आप जब अगले टर्न पर पहुंचते हो तो इस बार कुछ खाने की वजह से या फिर फोन पर किसी से बात करने की वजह से आपने फिर टर्न मिस कर दिया। सोचो यही सेम 2-3 बार और हो जाए तो क्या लगता है आप कहां पहुंच चुके होंगे? अपनी एक्चुअल डेस्टिनेशन से बहुत ज्यादा दूर। बस एग्जैक्टली यही होता है लाइफ में चीजों को कल पर टालने पे। हम हर बार किसी एक चीज को इंपॉर्टेंस देने के चक्कर में दूसरी चीजों को पोस्टपोन करते जाते हैं, और उसके चक्कर में सबसे बड़ा जो लॉस होता है वो ये है कि आप अपने रियल गोल से इतना दूर आ चुके होते हो कि वापस वहां तक पहुंचने का कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा होता। जैसे फिटनेस को टालते टालते इतना टाइम बीत गया कि बॉडी का जो वेट है वो मोर देन इनफ हो चुका है, कुछ कर ही नहीं सकते। अपने किसी आइडिया को टालते टालते इतना लेट कर दिया कि अब सिचुएशन ऐसी है कि उस आइडिया पे एग्जीक्यूट कर ही नहीं सकते। और इस सब के बाद जब अचानक होश आता है ना, हम रियलाइज करते हैं कि यार टालते टालते ये कहां पहुंच गए, तब एक ही चीज बचती है, वो है गिल्ट। तो अब तक हमें ये क्लियर हो चुका है कि हमारी प्रोकास्टिनेशन पर्सनैलिटी कौन कौन सी है। हमें इसके नुकसान क्लियर है, हमें इसके इंपैक्ट्स क्लियर हो चुके हैं, हमें पता है हम किस स्टेज पे हैं
अब बारी आती है इस सबसे बाहर निकलने की, मतलब थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, वो मेंटल प्रैक्टिस जो आपकी प्रोकास्टिनेशन को खत्म करेगी। प्रोकास्टिनेशन का सॉल्यूशन जब भी हम नेट पे ढूंढने जाते हैं तो क्या मिलता है? या तो मोटिवेशन मिलती है कि नहीं तुम कर सकते हो, या फिर कुछ रैंडम हैक्स होते हैं जो हम कुछ दिन ट्राई करते हैं और रिजल्ट आता नहीं है, सस्टेन होता नहीं है। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको कोई रैंडम फॉर्मूला या मोटिवेशन नहीं देना चाहता हूं। मैं वो देना चाहता हूं जो मैं अपनी वर्कशॉप्स में देता हूं, वो देना चाहता हूं जो एज अ लाइफ कोच मैं कई सालों से लोगों के साथ करता हूं। वो है सिस्टम, मेंटल प्रैक्टिस, वो चीज जो साइकोलॉजिस्ट या कोई भी थेरेपिस्ट अपने क्लाइंट्स को देता है। मोटिवेशन नहीं, एक मेंटल सिस्टम, एक मेंटल प्रैक्टिस, जिससे टाइम के साथ साथ आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर पाओगे। और मैं ये कहूंगा मेरे कहने पे एटलीस्ट 21 डेज इस सिस्टम को, इस प्रैक्टिस को फॉलो करके देखो, आप डिफरेंस फील करोगे। और अगर आपके प्रोकास्टिनेशन और एक्शन में आपको डिफरेंस फील हुआ कि मेरी प्रोकास्टिनेशन एक्शन में बदल रही है, फिर 21 डेज के बाद मेरे कहने पे नहीं, आप खुद के रिजल्ट्स की वजह से करोगे। अब जो मैं आपको सोल्यूशन देने वाला हूं ना, वो सुनने में तो बहुत सिंपल लगेगा, लेकिन याद रखना कि सिंपल चीजें ही सबसे ज्यादा पावरफुल होती हैं और सबसे ज्यादा इग्नोर्ड भी। जैसे जिम में क्या होता है, सबको पता है पुशअप का कॉन्सेप्ट, बच्चे को पता है, पर बॉडी सिर्फ उनकी बनती है जो रोज पुशअप करते हैं। ये चारों स्टेप्स भी ऐसे ही हैं। ये आपको मोटिवेशन नहीं देंगे, ये आपको डिसिप्लिन का मसल देंगे। और ये मैं क्लियरली बता दूं कि शुरू में अनकंफर्टेबल लगेगा, क्योंकि ग्रोथ का जो एंट्री गेट है वो अनकंफर्ट है। ओनली टाइम वी आर एक्चुअली ग्रोइंग इज व्हेन वी आर अनकंफर्टेबल। कोई भी अकम्प्लिश्ड इंसान, माइकल फेल्प्स, कोहली, रोनाल्डो, ये लोग मोटिवेशन पे नहीं चलते, ये लोग रूटीन पे चलते हैं। और जो मैं आपको देने वाला हूं वो भी एक रूटीन है। मेरी सजेशन ये होगी कि इसको आप रात को सोने से पहले करो। 21 डेज इसको सोने से पहले आप फॉलो करो। 4 स्टेप्स, 21 डेज स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप, अपने मेन विलन को ढूंढना। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, मतलब कि ये स्टेप आप ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हो। मतलब जो 4 पर्सनालिटीज मैंने आपको बताई थी, उसमें से आपको देखना है कौन सी पर्सनालिटी है जिससे सबसे ज्यादा आप रिलेट कर पा रहे हो। आपको समझ आएगा ये है मेरी कोर प्रॉब्लम। आज हम इससे भाग नहीं रहे, इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। और सिर्फ एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, एक डायरी लो, उसके फर्स्ट पेज पे अपना नाम लिखो और अपनी पर्सनालिटी मेंशन करो, सो दैट आप आपके सामने हो। माय नेम इज हिमीश, नीचे पर्सनालिटी ओवरथिंकर, प्रोकास्टिनेटर। मेरी प्रॉब्लम क्लियर है, इस डायरी से, इस एक्टिविटी से, इस रूटीन से मैं किस चीज को सॉल्व करने वाला हूं। बड़ा बड़ा अपनी रियलिटी, अपनी कोर प्रॉब्लम को अपनी आंखों के सामने ले आना। इससे क्या होगा? ऐसा पहली बार होगा जब आप इस चीज को बोल्ड तरीके से, करेज के साथ सामने से एक्सेप्ट कर रहे होगे। और इसके बाद आएगा आपका सेकंड स्टेप, अपने पैटर्न को कैच करना। अगर देखा जाए ना तो ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे टफ स्टेप है। और यही वो पार्ट है जहां मोस्ट ऑफ द लोग क्विट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना आपको डायरेक्टली खुद की कमियों को एग्जामिन करना है, या फिर ऐसे बोलूं अपनी ईगो को फेस करना है। तो एक पेज पे अपनी पर्सनैलिटी लिखिए ना, उसके नीचे 2 सेक्शंस के एक टेबल को आपको बनाना है और दोनों सेक्शन में 2-2 कॉलम ड्रॉ होंगे। इस स्टेप में सिर्फ आपको पहला सेक्शन यूज करना है जिसका नाम होगा व्हाट, और उसके नीचे 2 हेडिंग्स है। पहला है टास्क और दूसरे में हैबिट्स। टास्क में आपको अपने पूरे दिन के वो काम लिखने हैं जो आपको करने थे पर आप नहीं कर पाए। एग्जाम्पल, रेंट पे करना था पर नहीं किया। आज अपने कपड़े वॉश के लिए देने थे या वॉश करने थे पर रह गए। कुछ सामान लाना था, किसी को कॉल करना था पर नहीं किया। और दूसरा कॉलम है हैबिट्स का, मतलब वो बातें लिखनी है जो आपको सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि रेगुलरली करनी है, डेली करनी है। जैसे मान लो सुबह उठने का आपने सोचा, सुबह 6 बजे उठना था पर नहीं उठा। मॉर्निंग में उठने की हैबिट। एक बुक के 10 पेजेस पढ़ने थे पर नहीं पढ़े। सोचा था सुबह उठ के फोन स्क्रॉलिंग नहीं करूंगा पर खुद को रोक नहीं पाया। आप अभी इमेजिन कर पा रहे होगे कि अगर ये एक्टिविटी आप रोज कर रहे हो, सिर्फ अभी लिख ही रहे हो कि क्या टास्क मैंने सोचे थे, क्या हैबिट मैंने सोचे थे, खुद का एक चेक कर रहे हो, खुद को फेस कर रहे हो, यार ये मैंने सोचा था मैंने नहीं किया। आप अपने पैटर्न को नोटिस कर पाओगे। कई दिनों में आपको क्लियर होगा कहां मेरी प्रॉब्लम ज्यादा है, किन चीजों पे मेरी प्रोकास्टिनेशन ज्यादा है। तभी तो हम उनको सॉल्व कर पाएंगे, तभी तो उनको फिक्स कर पाएंगे। पैटर्न नोटिस करने के लिए पैटर्न लिखना तो होगा ना। पर एक चीज याद रखना कि ये सब करते हुए ना
खुद को नेगेटिव फील मत करवाना है, ऐसे जज मत करना। हमें एक प्रॉब्लम है, हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। वो रीजन हम धीरे धीरे समझेंगे थर्ड और फोर्थ स्टेप में, बट अपनी प्रॉब्लम लिख रहे हैं। जजमेंट और खुद पे गुस्सा होने की जगह समझो कि एक चैलेंज है जिसको सॉल्व करने के लिए मैं ये एक्टिविटी कर रहा हूँ। क्योंकि मैं अपने कई पार्टिसिपेंट्स के एक्सपीरियंस से आपको ये बता रहा हूँ कि जब आप पैटर्न पकड़ते हो ना, तो आपको दिखता है कि ओ, मैं ना काम से नहीं भाग रहा, मैं काम से जुड़ी इस फीलिंग से भाग रहा हूं, मैं इस तरह की चीजों से भाग रहा हूं, मैं इन वजहों से भाग रहा हूं। थर्ड स्टेप, रीराइटिंग द स्क्रिप्ट। मेरा फेवरेट पार्ट, न्यूरोप्लास्टिसिटी, जिसकी वजह से मेरी लाइफ बदली, मैं एज अ ह्यूमन बदला, मेरे सारे सपने पूरे हुए, वही न्यूरोप्लास्टिसिटी आप एक्सपीरियंस करोगे थर्ड स्टेप में। करना क्या है, आपने नोटिस किया होगा कि ऊपर के दोनों स्टेप में ना हमने नेगेटिविटी भरी है ना, मतलब करने वक्त थोड़ा गिल्ट फील किया, बुरा फील किया कि यार अपने बारे में रात को लिखना, कौन लिखना चाहता है कि आज मैंने ये सोचा था नहीं किया। पर जो थर्ड स्टेप है ना, ये बहुत डिफरेंट है और ये गेम चेंज करता है। तो यहाँ पे सेकंड सेक्शन में आपको हेडिंग लिखनी है व्हाट इफ, और जैसे पिछले सेक्शन में किया था टास्क और हैबिट। बस डिफरेंस ये है कि आपने जो टास्क नहीं किया, जो आप हैबिट्स को फॉलो नहीं कर पाए, उनको अगर किया होता तो कैसा होता, ये लिखना है आपको, ये फील करना है, ये एक्सपीरियंस करना है, उस इमोशन को फील करना है कि अगर वो काम किया होता तो कैसा होता, कैसे किया होता, क्या हुआ होता। एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करता हूं कि अगर लेफ्ट कॉलम में लिखा था आज रेंट पे करना था पर नहीं किया, तो अब इस कॉलम में आएगा सिर्फ 2 मिनट में पेमेंट कर दी बिना ज्यादा सोचे। अगर लेफ्ट में लिखा था मुझे सुबह 6 बजे उठना था, तो राइट में लिखो मैं पहले अलार्म में ही सुबह उठ गया बिना किसी आलस के। अब मैं न्यूरोप्लास्टिसिटी इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैंने बहुत सारी वीडियोस में समझाया हुआ है कि इस रीवायरिंग से क्या होता है, हमारी नेगेटिव वायरिंग को पॉजिटिव वायरिंग से रिप्लेस करना क्यों जरूरी होता है, ब्रेन को रीवायर करना क्यों जरूरी होता है, उसको वो एक्सपीरियंस, वो इमोशन बार बार रिपीट करके फील कराना क्यों जरूरी होता है जो हम चाह रहे हैं। ये सिर्फ आप लिखकर इमेजिन नहीं कर रहे कि मैं सुबह उठ गया, पहले अलार्म पे मैंने रेंट पे कर दिया, मैंने बिना ओवरथिंक करे एक्शन ले लिया। ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, ये मेंटल रिहर्सल है, ये ब्रेन की रिहर्सल है। आप खुद को वो फीलिंग दे रहे हो कि ये होना चाहिए था जो मैंने नहीं किया। आप अपने ब्रेन को, खुद को वो फीलिंग एक्सपीरियंस करा रहे हो ताकि वो फीलिंग को चेज करे, उसको रियलिटी में लाए। और अगर आपने न्यूरोप्लास्टिसिटी को डिटेल में समझा नहीं है, उसकी स्टडीज नहीं देखी, मेरी वीडियोस या किसी और की वीडियोस नहीं देखी, तो 2 ऑप्शन है, या तो चले जाओ वीडियोस देख लो, स्टडी पढ़ लो, या दूसरी ऑप्शन है कि यार लग तो कुछ पागलपन रहा है पर इसको पूरे बिलीफ के साथ करके देखता हूं। 12 साल से हिमीश ट्रेनिंग्स दे रहा है यूट्यूब पे, 15 साल से लोगों को सिखा रहा है, ट्राई करके देख लेता हूँ, फॉलो करके देख लेता हूँ। 21 दिन में कुछ घटेगा तो नहीं, कुछ नुकसान तो नहीं होगा, फायदा होता है तो इतने सालों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, करके देख लो। बट यस, मैं रात को सोने से पहले इसलिए कह रहा हूं कि सोने वक्त जो इमोशन है वो एक सेटिस्फाइंग हो, एक पॉजिटिव आउटकम्स को इमेजिन करके, पॉजिटिव चीजों को माइंड में लेकर सोना, सो दैट जब अगले दिन आप उठो तो उस माइंडसेट से उठो कि आज मुझे चीजों को टाइम पे करना है। फोर्थ स्टेप पे जाने से पहले एक चीज जरूर कहूंगा कि जो एक्शन है ना, उसका जो इमोशनल बैरियर है, जो इमोशनल एंट्री बैरियर है, उसको जरूर छोटा करो। आपने इमेजिन कर लिया, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा एक्शन सोचा हुआ है तो आप कर नहीं पाओगे क्योंकि आपको आदत नहीं है। थिंक बिग, स्टार्ट स्मॉल। मैं क्या कह रहा हूं कि इमोशनल एंट्री छोटी कर लो। फॉर एग्जाम्पल, वर्कआउट कभी किया नहीं है, जिम कभी गए नहीं और सोच रहे हैं कल उठ के हम 1 घंटा जिम जाएंगे, एक बहुत बड़ा टास्क लग रहा है, पहाड़ लग रहा है और वो हो नहीं पा रहा, तो इमोशनल एंट्री मतलब क्या है जो मेरे को थोड़ी डिस्कम्फर्ट से चलेगा। बहुत बड़ी डिस्कम्फर्ट नहीं ले सकता, थोड़ी क्या ले सकता हूँ, सुबह के शूज पहन के 5 मिनट स्ट्रेचिंग कर लूंगा, इतना ही करूं, इतना ही एक्शन मुझे लेना है। इतने एक्शन को इमेजिन करके मैंने खुद को प्रिपेयर किया है। इतने सालों से प्रोकास्टिनेट कर रहा हूं, कंटेंट क्रिएट करना है, कंटेंट क्रिएट करना है, कंटेंट क्रिएट करना है। कल सिर्फ मुझे 1 मिनट का फोन ऑन करके कुछ बोलना है, बाद में सोचूंगा वीडियो का कुछ करना है कि नहीं करना। कल मुझे बैठ के सिर्फ एक कंटेंट लिखना है। कंटेंट लिखने का भी इमोशनल बैरियर बड़ा लग रहा है, कौन पूरा 1 मिनट का रील लिखेगा। कल मुझे सिर्फ उसका एक आइडिया सोचना है, इतना ही काम है। इमोशनल एंट्री इतनी छोटी कर लो कि कल आइडिया सोचना है, परसों सिर्फ ओपनिंग सोचनी है। इतने टाइम से जो नहीं हो रहा वो होना तो शुरू होगा। तो चाहे आपका ओवर थिंकिंग रीजन है या डोपामाइन इमोशन रीजन है, कंपेनियन के यार ये काम तो किसी के साथ ही होता है, तो अकेले कितना कर सकता हूँ, थोड़ा कर सकता हूँ, उतना कर लेता हूँ। सो जो आपकी पर्सनैलिटी है उसके हिसाब से अपना एंट्री बैरियर छोटा कर दो। थिंक बिग, स्टार्ट स्मॉल। और अब चलते हैं 4th स्टेप पे। 4th स्टेप, प्रूफ ट्रैकर। हमारे दिमाग को ना मोटिवेशन नहीं चाहिए, प्रूफ चाहिए। एक्सप्लेन करता हूँ।
हमारे अंदर एक बिलीफ है, एक आइडेंटिटी, हम नहीं कर सकते। हमने इमेजिन करना शुरू करा, एंट्री बैरियर छोटा करा, हमने एक्शन लेना शुरू करा, न्यूरोप्लास्टिसिटी शुरू करी, और जब आपने एक्शन लिया तो उसका प्रूफ अपने ब्रेन को सामने दो। फॉर एग्जाम्पल, एक चेकलिस्ट बना सकते हो या सामने एक शीट लगा सकते हैं, फोन में अपने होम स्क्रीन पे एक टू डू वाला लगा सकते हो कि रात को जब मैं बैठूंगा खुद के साथ तो मैंने आज जो जो कर लिया, जो जो सोचा था, जितना भी सोचा था, उसको टिक मारना है। अगर 5 चीजें सोची थी, 4 चीजों पे हम काम कर रहे हैं, 3 चीजें ऐसी जो हम प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं उनको ठीक कर रहे हैं, तो वो तीनों टिक मारनी है। अब जब रात को बैठोगे सेल्फ चेक होगा, नहीं बजे तो अगले दिन उस टिक को मारने के लिए काम करोगे, और जब 2 टिक भी मारे 3 में से ना, तो आपको एक प्रूफ मिलता है कि तू कर सकता है। जो अपनी सेल्फ वर्थ खो रही होती है, जो अंदर ही लग रहा होता है कि यार मैं तो प्रोक्रास्टिनेटर हूं, मैं तो लेजी हूं, मेरे बस की नहीं है, मैं कर नहीं पाता हूं, आपको नजर आता है मैं एक्शन टेकर हूं, क्योंकि ब्रेन को मोटिवेशन नहीं चाहिए, ब्रेन को प्रूफ चाहिए। तो जब आप डेली अपने खुद को ट्रैक करते हो, कई सारे फायदे हैं। पहला, आप ट्रैक करते हो। दूसरा, आप लुकिंग फॉरवर्ड होते हो कि रात को मेरे को टिक मारने, मेरे को ये काम करके सोना है। और जब करते हो, टिक करते हो, आपको एक रिवॉर्ड फील होता है, आपको एक फील गुड आती है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, अगले दिन वो कॉन्फिडेंस और ऐड करता है एक्शन में, एंड फाइनली आपको प्रूफ मिलता है, क्योंकि ब्रेन को मोटिवेशन नहीं चाहिए, ब्रेन को प्रूफ चाहिए। ये 4 स्टेप्स की प्रैक्टिस, ये रूटीन आपको एक दिन में सुपर हीरो नहीं बनाएगा, पर हर दिन आपको और अवेयर और ऑनेस्ट और कंसिस्टेंट एक्शन टेकर जरूर बनाएगा। आप नोटिस करोगे कि अगर आपने ये 4 स्टेप्स ऑनेस्टली फॉलो किए तो धीरे धीरे जो रिमोट है ना, वो आपके हाथ में वापस आने लगेगा, और वहीं से लाइफ का रियल चेंज शुरू होता है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।